कानपुर के हंसते खेलते शर्मा परिवार में अभी अभी एंट्री हुई थी नई बहू तन्वी की। बड़ा बेटा अक्षय की शादी नंदिनी से होकर 4 साल बीत गए थे। पिछले 4 सालों से शर्मा परिवार में ही क्या, उनके आदर्श मोहल्ले में भी किसी की शादी नहीं हुई। इसी वजह से नई बहू तन्वी को देखने, तन्वी से मिलने मोहल्ले की औरतें भीड़ लगा रही थी। मनीषा, तेरी बहू तो एकदम चांद की तरह चमक रही है। मोहल्ले की सारी औरतें कह रही थी मनीषा की नई बहू तन्वी मोहल्ले की सबसे खूबसूरत बहू है। वो तो है, तन्वी वाकई बहुत सुंदर है और बोली भी कितनी मीठी है, चाल ढाल में भी सही लग रही है। तूने बताया कि चाय भी बड़ी अच्छी बनाती है, इस हिसाब से तो सर्वगुण संपन्न है। सच में तन्वी सर्वगुण संपन्न है। देखा जाए तो वैसे उसमें एक भी कमी नहीं है। बड़ों की इज्जत करती है, काम काज भी सही है। एक बार ये मोहल्ले की सारी औरतें यहाँ से चली जाए ना तो अपनी बहू की नजर उतार लेना। हमारे मोहल्ले की कुछ औरतें हैं जिन्हें दूसरों की बहुओं से जलन होती है। और हाँ, अभी तन्वी नहीं है तो उसे ज्यादा घर से बाहर मत निकलने देना। क्या पता मोहल्ले की औरतें उसे 2-4 उल्टी सीधी बातें सिखा दे। मेरी बहू पायल पहले कितनी सयानी थी, संस्कारी थी, लेकिन जैसे ही शादी करके इस मोहल्ले में आई, मोहल्ले की औरतों ने उसे पूरा बिगाड़ दिया। खैर, मेरा काम था तुम्हें समझाना, मैंने कर दिया। अब मेरी बात सुननी है या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। ममता की बातें सुनकर मनीषा सोच में पड़ जाती है। देर रात तक मनीषा बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन ममता ने जो बताया था उसके बारे में सोच सोचकर मनीषा इतनी परेशान हो गई कि सुबह हो गई लेकिन पल भर के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी। बड़ी बहू, एक कप चाय बनाना अदरक वाली, सर फटा जा रहा है। क्या हुआ माँ जी, काफी परेशान लग रही हो। और ये क्या, आपकी आंखें भी लाल लाल हो गई है। रात को ठीक से नींद नहीं हुई क्या? पता नहीं क्यों, लेकिन कल रात को ना ठीक से आंख ही नहीं लगे। और तन्वी कहाँ है, कमरे से बाहर नहीं आई अब तक? तन्वी, वो तो कब की जग गई, आंगन साफ करी है। कह रही थी उसे रंगोली बनाने का बड़ा शौक है। फिर मैंने ही कहा चाय नाश्ता मैं बनाती हूँ, तू जाकर रंगोली बना। अरे तूने उसे बाहर क्यों भेजा, जा जल्दी से बुला ला उसे। अरे जा। अरे बुलाती हूँ, एक बार चाय तो दे दूं आपको। अरे तू रुक, मैं ही बुलाती हूँ। तन्वी बस आंगन तक ही गई थी, लेकिन फिर भी अपनी नई नवेली बहू की मनीषा को काफी चिंता हो रही थी। मनीषा दौड़ते दौड़ते आंगन तक जाती है, जहां वो देखती है कि हाथ में झाड़ू लिए तन्वी पड़ोसन शीला से गप्पे लड़ा रही थी। तभी मनीषा को देखकर शीला वहां से चली जाती है। बहू, बड़ी बहू ने तुम्हें रंगोली बनाने के लिए कहा था, वो काम आधा अधूरा छोड़कर तुम गप्पे लड़ाने बैठ गई। नहीं माँ जी, वो शीला दीदी आई थी मुझसे बात करने। वो कल मुंह दिखाए में नहीं आ पाई ना, तो मेरा नाम और मायके वालों के बारे में पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है तो ज्यादा मोहल्ले में आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये रंगोली मैं बनाती हूँ, तुम जाओ अंदर। मोहल्ले वालों से अपनी नई नवेली बहू को दूर रखने की मनीषा पूरी कोशिश करती है। तन्वी भी उसकी कही हुई हर एक बात मानती है। अब तन्वी बिना मतलब के घर के बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन जब से तन्वी शादी करके आई थी तब से मोहल्ले की औरतों का मनीषा के घर आना जाना बड़ा ही बढ़ गया था। मनीषा चाहकर भी मोहल्ले की औरतों को घर पर आने से मना नहीं कर पाती। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब तन्वी की शादी को महीना हो गया था। तन्वी घर वालों के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। ऐसे ही एक दिन मनीषा मंदिर गई थी। नंदिनी अपने कामों में व्यस्त थी। तभी घर पर उनकी पड़ोसन शीला तन्वी से मिलने आती है। अरे नंदिनी, तुम्हारी देवरानी कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दी। क्यों, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? वो सो रही होगी, अपने कमरे में आराम कर रही होगी। नहीं, कुछ काम नहीं था। आज घर के काम जल्दी निपट गए, बैठे बैठे बोर हो रही थी। सोचा तुम्हारे घर आ जाऊं, उतनी ही हमारी 2-4 बातें हो जाएगी। नहीं तो हर रोज घर के कामों में कहाँ वक्त मिलता है। अच्छा किया, वैसे भी सारे काम खत्म हो गए। बस छत पर ये कपड़े सुखाने जा रही थी। तुम बैठो, मैं आती हूँ 10 मिनट में। नंदिनी छत पर कपड़े सुखाने चली जाती है। तभी वहां तन्वी आती है। फिर शीला और तन्वी एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाती हैं। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती है। फिर अरे तन्वी, तुम्हें मोहल्ले की ताजा खबर पता चली कि नहीं? कौन सी खबर? अरे वो हमारे पड़ोस की ममता आंटी, उनकी बहू पायल और मेरी शादी ना साथ में ही हुई थी। 6 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मैं तो शादी के 2 साल बाद ही प्रेग्नेंट हुई थी। तो मुझे बोल रही थी इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है। अब देखो, डॉक्टर हो गया, भगवान हो गया, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। कल तो उनके घर से रोने की आवाज आ रही थी और आज सुबह ही मैंने पायल और उसके पति को कहीं जाते हुए देखा। मैं तुम्हें ना मेरी दोस्त समझकर बता रही हूँ, देखो किसी को बताना मत। मोहल्ले की औरतें बातें कर रही थी कि पायल और उसका पति बच्चा गोद ले रहे हैं। क्या?
लेकिन अभी तो सिर्फ 6 साल हुआ है, उनको थोड़ा रुकना चाहिए, क्या पता खुद का बच्चा हो जाए। पता नहीं क्या चल रहा है उन दोनों के मन में, जो होगा वो दिखेगा ही हमको। लेकिन प्लीज तुम ये बात किसी को बताना मत, और खास करके अपनी सास को। तुम्हें पता है ना मनीषा आंटी और ममता आंटी कितनी अच्छी दोस्त है। तुम मनीषा आंटी को बताओगी, मनीषा आंटी ममता आंटी को बताएगी तो खामखा मोहल्ले में तमाशा हो जाएगा। हो सके तो अपनी जिठानी को भी मत बताना, उसे ना हर किसी की दया आती है। तुम उसे बताओगी और वो चली जाएगी पायल के आंसू पोंछने। अरे शीला दीदी आप चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपने मुझे बताई हुई बात मोहल्ले में कतई नहीं जाएगी। वैसे भी मुझे वक्त कहाँ होता है मोहल्ले में आने जाने के लिए। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। शीला वहां से चली जाती है। तन्वी, शीला आई थी ना? हाँ आई थी, लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट काम याद आ गया तो वो चली गई। अच्छा सुनो ना, दोपहर का सारा काम हो गया है, अभी मैं अपने मायके जाने के लिए निकल रही हूँ। मेरा भाई आता ही होगा, 2 दिनों में वापस आ जाऊंगी। तुम यहाँ सब कुछ संभाल लोगी ना? माँ जी मंदिर से अपनी सहेली के घर गई है, मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ दीदी मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं कैसे अचानक पेट में गुदगुदी जैसा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। थोड़ी देर में नंदिनी का भाई आता है, वो उसके बाइक पर बैठकर अपने मायके चली जाती है। आधे घंटे बाद मनीषा घर लौटती है और देखती है कि तन्वी सोफे पर लेटी हुई है और विक्की उसके पैर दबा रहा है। ये क्या विक्की, तू दुकान से जल्दी आ गया और तन्वी क्यों सो रही है? क्या हुआ उसे? माँ मुझे आना पड़ा दुकान से जल्दी, भाभी मायके गई है, आप मंदिर गई थी। तन्वी ने आपको कितने कॉल किए? शायद आपका फोन साइलेंट था, इसीलिए तन्वी ने मुझे कॉल किया। अरे पर हुआ क्या है इसे? पेट दर्द। अरे कोई बात नहीं, कुछ अनाप शनाप खा लिया होगा। मेरे पास पेट दर्द की दवाई है, उस दवाई से 10 मिनट में पेट दर्द भाग जाता है। मनीषा कमरे में जाकर दवाई ले आती है। ये ले बहू दवाई, इस दवाई से तू 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। मैं भी मेडिकल से दवाइयाँ लेकर आया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे इतना पेट दर्द हो रहा है कि ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अचानक कैसे पेट दर्द शुरू हो गया? बड़ी बहू मायके जा रही थी तो उसका कॉल आया था, लेकिन उससे कुछ बताया नहीं। तभी ठीक थी माँ जी, लेकिन पता नहीं अचानक कैसे पेट में गुदगुदी होने लगी। फिर मैं अचानक से नीचे बैठ गई और तब से मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। कोई जरूरत नहीं खड़े रहने की, मैं हूं ना, मैं करती हूँ सब कुछ। विकी जा मेडिकल से गर्म पानी की थैली ले आ। गर्म पानी की थैली से पेट सेकेंगे ना तो बहू को राहत मिलेगी। तब तक मैं बहू के लिए नींबू पानी बनाती हूँ। अचानक से तन्वी को पेट दर्द शुरू हो गया था। मनीषा अपने घरेलू नुस्खे आजमा रही थी। विकी भी मेडिकल से घर और घर से मेडिकल भाग दौड़ कर रहा था। अब पेट दर्द शुरू हुए 3 घंटे बीत गए। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी भी तन्वी पेट पर हाथ रखकर रो रही थी। 1 घंटा बीत गया, लेकिन तन्वी को पेट दर्द से जरा भी राहत नहीं मिली। तभी राजेंद्र और अक्षय घर आते हैं। उन्हें भी तन्वी के पेट दर्द के बारे में पता चलता है। माँ इसका पेट दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, देखो ना बेचारी दर्द के मारे कैसे रो रही है। विकी तुमने डॉक्टर को बुलाया? ये क्या बात हुई, तुमने डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। दोपहर से तन्वी को तकलीफ हो रही है, डॉक्टर आते तो 10 मिनट में पक्का इलाज बताते। मुझे लगा घरेलू इलाज से बहू को राहत मिल जाएगी, लेकिन अभी लग रहा है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अरे इन्होंने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, तू बुला ले, जल्दी से फोन कर डॉक्टर को, बेचारी बच्ची दर्द के मारे रो रही है। अक्षय डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर तन्वी को चेक करने घर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, तन्वी को कोई परेशानी की बात है क्या? वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, पेट दर्द की ऐसी कोई खास वजह नहीं लग रही। पेट पर सूजन भी नहीं है, शायद इन्होंने कुछ भारी भरकम उठाया होगा, नहीं तो कुछ अनाप शनाप खा लिया होगा। मेरी बहू को सिर्फ कपड़ों की बकेट ही उठानी पड़ती है, ऐसा ज्यादा भारी कुछ है ही नहीं घर में उठाने के लिए। और जो हम सबने खाया था वही तो इसने खाया है, तो फिर सिर्फ बहू को ही पेट दर्द क्यों हो रहा है? देखो मुझे पेट दर्द की कुछ खास वजह नजर नहीं आ रही। वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, बेवजह दवाइयाँ खिलाने से कुछ गलत असर हो सकता है, तो आप इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में सौंफ का पानी या फिर सौंप दीजिए। शायद एसिडिटी और गैस की वजह से पेट दर्द हो रहा होगा, इन्हें राहत मिल जाएगी। इस पेट दर्द के चक्कर में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात, लेकिन तन्वी की हालत में जरा भी बदलाव नहीं आया। विक्की तन्वी को अपने कमरे में ले जाता है। बड़ी बहू घर पर नहीं थी, छोटी बहू बीमार थी, तो मनीषा किचन में रात का खाना बनाने चली जाती है। मनीषा किचन में खाना बनाते बनाते पेट दर्द भगाने के लिए कोई असरदार इलाज ढूंढ रही थी। बड़ी बहू को भी आज ही मायके जाना था, मेरा तो खाना बनाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। पता नहीं क्या हुआ होगा तन्वी को, पेट दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, अजवाइन के पानी से तो तुरंत भाग जाता है।
लेकिन ये बहू का पेट दर्द है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। नींबू पानी हो गया, अजवाइन का पानी हो गया, सौंफ की तो आधी बरनी खत्म हो गई। बहू को दही खिलाकर भी देख लिया, लेकिन बहू की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मनीषा किचन में खड़ी रहकर खुद से बड़बड़ा रही थी। तभी पड़ोसन ममता हाथ में कटोरा लिए मनीषा के घर आती है। मनीषा, मुझे ना आधा कटोरा चावल चाहिए था, मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं, ला इधर पे कटोरा। और ये क्या, तुम्हारे घर में 2 बहू हैं लेकिन खाना तुम्हें बनाना पड़ रहा है? बड़ी बहू मायके गई है और छोटी बहू तन्वी को ना दोपहर से पेट दर्द हो रहा है। बड़ी बहू मायके जा रही थी तब उसने मुझे फोन किया था। तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक इसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अरे फिर अजवाइन का या सौंफ का पानी पिला देना था। अरे सारे घरेलू नुस्खे हो गए, डॉक्टर भी आकर गया, लेकिन बहू को इतना पेट दर्द हो रहा है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अच्छा, फिर तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे वही तो, बहू के पेट में गड़बड़ी तो हो रही है। 10 बार टॉयलेट के चक्कर भी लगा कर आई, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये पेट दर्द इतना जिद्दी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे मैं तन्वी के पेट में जो गड़बड़ी है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैंने तुझे बताया था ना, अपनी बहू की नजर उतार। मोहल्ले की औरतें नजरें लगाती हैं। देख, लग गई ना तन्वी को नजर। तन्वी दिखने में सुंदर है, कामकाज में बढ़िया है, इधर की बात उधर नहीं करती, सुशील संस्कारी है। स्वभाव की और सुंदरता की मोहल्ले में उसकी हर रोज चर्चा होती है। अब तू ही बता, किसी की बहू इतनी सर्वगुण संपन्न होगी तो मोहल्ले की औरतों को पेट में तो दुखेगा ही। उनको तुम्हारी बहू से जलन हुई और उन्होंने उसे नजर लगा दी, इसीलिए दवाइयों से या फिर घरेलू नुस्खे से ये पेट दर्द जा नहीं रहा। हे भगवान, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। पता नहीं क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरी बहू ने किसी का, जो उसे इतनी बुरी नजर लगा दी। ममता, अब मैं क्या करूँ, तू ही कुछ रास्ता बता। पहले जाकर बहू की नजर उतार, फिर भगवान के सामने दिया जलाकर मन्नत मांग, शायद कुछ फर्क पड़े। मैंने सुना है एक बार बुरी नजर लगती है ना तो ठीक होने में समय लगता है। खैर तन्वी का ख्याल रख, मैं चलती हूँ। ममता की बात सुनकर मनीषा परेशान हो जाती है। हाथ में जो काम था वो छोड़कर तुरंत तन्वी के कमरे में जाती है। कुछ राहत मिली क्या बहू को? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं। मैं कॉलेज से आ रही थी, भैया ने मुझे बताया भाभी की तबीयत के बारे में, तो मैं अभी ना मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लेकर आई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भैया अभी मेडिकल पर गए हैं ORS लाने। भाभी कुछ खा पी भी नहीं रही है। अरे इतनी देर थोड़ी ना पेट दर्द रहता है। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इस पेट दर्द ने। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। तन्वी, मैंने तुम्हें मना किया था ना मोहल्ले में आने जाने के लिए। जरूर मोहल्ले की औरतों की तुम्हें बुरी नजर लगी होगी। वैसे भी वो शीला की सास कैसे घूर कर देखती रहती है तुम्हें। माँ जी, आपसे बिना पूछे मैं कभी भी मोहल्ले में नहीं जाती, किसी भी औरत से बात नहीं करती। पता नहीं ये पेट दर्द कैसे पीछे पड़ गया मेरा। मेरी तो हालत खराब हो गई है, ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। दोपहर से पेट में एक निवाला तक नहीं है। अरे तुम रो मत बहू, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ, अभी भाग जाएगा पेट दर्द। मनीषा तन्वी की नजर उतारती है, गाय को चारा खिलाने की मन्नत मांगती है। उसके बाद भी घंटा बीत जाता है, लेकिन तन्वी के पेट दर्द में कोई बदलाव नहीं आता। उल्टा तन्वी के पेट दर्द की ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। नई बहू बीमार है, नई बहू बीमार है, ऐसा कहते हुए अब हर कोई मनीषा के घर तन्वी की तबीयत पूछने आ रहा था। देखते ही देखते घर में भीड़ जमा हो गई। इस पेट दर्द की खबर जेठानी नंदिनी तक भी पहुंच जाती है। वो भी दौड़ी दौड़ी अपने ससुराल आती है। तन्वी, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? दोपहर तक तो तुम ठीक थी, अचानक तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो गया कि तुम्हारे पेट दर्द की बात मोहल्ले तक पहुंच गई। क्या करूँ दीदी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक से पेट में इतना दर्द शुरू हुआ कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा मुझे ठीक से बताओ, तुमने आज क्या क्या किया सुबह से? पेट दर्द से तन्वी का ध्यान हटाने के लिए नंदिनी उसे बातों में उलझाने की कोशिश करती है। मैं सुबह उठी, फिर ब्रश किया, उसके बाद स्नान किया, नाश्ता बनाया, इनका टिफिन पैक किया, साफ सफाई की। उसके बाद ना शीला आई थी, उसके साथ बातें की। वो बता रही थी ममता आंटी की बहू पायल की शादी को 6 साल हो गए, लेकिन उनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ, इसलिए वो बच्चा गोद ले रहे हैं। उसके बाद आप गई और तब से ये पेट दर्द शुरू हो गया। शीला ने ये पायल की बात तुझे भी बताई? तुझे भी मतलब आपको भी बताई है? हाँ, और उसकी बताई हुई ये बात झूठ है। सच तो यह है कि पायल प्रेग्नेंट है। शीला की आदत है मोहल्ले में झूठी बातें फैलाने की। झूठी कहेगी। उसने मुझे बताया कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, और खुद पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट रही है। तन्वी और नंदिनी की बातें चल रही थी, तभी सभी घर वाले वहां आ जाते हैं। तन्वी को हंसते खेलते दिखते हैं। ये क्या तन्वी, तुम्हारे हंसने की आवाज बाहर तक आ रही है? तुम्हारे पेट में तो दर्द है ना? तन्वी अपने पेट को हाथ लगाते हुए कहती है। पेट दर्द? वो तो भाग गया। देवर जी,
इसने अपने पेट में खास बात छिपा कर रखी थी। इसी वजह से शायद इसके पेट में दर्द हो रहा था। कुछ औरतों को होती है ऐसी बीमारी, मेरी एक सहेली को भी है। क्या मतलब? शीला ने इसे बताया कि पायल और उसका पति बच्चा गोद लेने वाले हैं, जो कि झूठ है। ऊपर से ये भी बताया कि तुम ये बात किसी को मत बताना। और आपको तो पता है, जब से तन्वी इस घर में शादी करके आई है तब से वो छोटी से छोटी बात मुझे आकर बताती है। आज मजबूरी में उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इस वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। मतलब अब बहू ठीक है? उसके पेट में कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि शीला ने बताई हुई बात थी। जी हाँ, ये तो वही हुआ, खुदा पहाड़ निकला चूहा। इस पेट दर्द को भगाने के लिए पिछले 6-7 घंटे में हमने क्या कुछ नहीं किया। भाभी, आपने कभी बताया नहीं आपकी इस बीमारी के बारे में। ये पेट दर्द आपको शादी से पहले भी होता होगा ना? शादी से पहले मैं मेरे दिल की हर बात अपनी माँ को बताती थी, कोई भी बात कभी भी अपने पेट में नहीं रखती। तो शादी से पहले मुझे ये पेट दर्द की बीमारी कभी नहीं हुई, लेकिन आज मैंने पहली बार कोई बात अपने पेट में रखी तो अचानक से पेट में दर्द होना शुरू हो गया। बीमारी थोड़ी अजीब है ना? जो कुछ भी है, लेकिन आज फिर एक बार साबित हुआ, औरतें कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख सकती। और उन्होंने ऐसी कोशिश भी की तो ऐसे अजीब अजीब पेट दर्द होने लगता है। राजेंद्र की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। हाय जीजी, आपकी बातें सुनकर तो मेरा जी घबरा रहा है, क्योंकि शादी तो महीने भर बाद मेरे गुड्डू की भी होने वाली है। और आपकी बहू की तरह मेरी बहू के भी रंग ढंग बदल गए तो मैं क्या करूंगी? मेरा तो वैसे भी एक ही बेटा है। देख शिमला, उम्र और अनुभव से मैं तुझसे बड़ी हूँ। मेरी एक बात ना गांठ बांध ले, बेटे की शादी खुशी खुशी कर दे, लेकिन ये हनीमून के चक्कर में मत पड़ना। अकेले में 8 दिन के लिए तेरा बेटा लेकर जाएगी और अपनी मुट्ठी में करके वापस आएगी। वहां पहाड़ों में ले जाकर ये बहू ऐसा मंत्र मारती है, लड़के पूरी तरह से इनकी मुट्ठी में आ जाते हैं। और एक बार आदमी मुट्ठी में आ जाए फिर तो बहू सास ससुर को घास डालना भी जरूरी नहीं समझती। तो समझ रही है मैं क्या कह रही हूँ? ज्यादा छूट और आजादी मिलते ही लटके झटके दिखाकर ये बहू लड़के को अपने बस में कर लेती है। जी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने रवि की शादी कैंसिल कर देती हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। आज तो मेरा बेटा मम्मी मम्मी करके दिन भर मेरे आगे पीछे घूमता है। कहीं सच में तेरी बहू की तरह कोई तेज तरार लड़की आ गई, मेरा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। और मैं बहू को चाय नाश्ता बनाकर खिलाऊं? हाय हाय हाय, ये दिन देखने से पहले तो मैं उठ जाना पसंद करूंगी। तू भी ना कमाल करती है शिमला, ऐसा भी कहीं होता है। आज नहीं तो कल शादी तो तुझे बेटे की करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा समझदारी से काम ले और जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा कर। पहले ही दिन से घर में ऐसा माहौल बना के रखना कि बहू बेटे की हनीमून पर जाने की परमिशन मांगने की हिम्मत ही ना पड़े। और अगर किसी तरह वो बाहर कहीं घूमने का प्रोग्राम बना भी ले तो साम दाम दंड भेद तुझे चाहे जो लगाना पड़ जाए, लेकिन हार मत मानना। पूर्णिमा की बातें सुनने के बाद तो शिमला की वो हालत हो गई थी कि सावन के अंधे को जिस तरह हर तरफ हरा ही नजर आता है। खैर हुआ वही, शादी के दिन नजदीक आए और तय समय पर रवि की शादी हो गई और बहू नताशा दुल्हन बनकर शिमला के घर आ पहुंची। भाभी शादी तो हो गई, अब ये बताओ हनीमून पर कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया आपने? कश्मीर, गोवा या मनाली? भतीजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिमला हड़बड़ा जाती है। शिप्रा, ये क्या बेशर्मी है? बड़े छोटे का कोई लिहाज है कि नहीं? ये क्या हनीमून हनीमून लगा रखा है? और वैसे भी आजकल नए जमाने के ढकोसले में नहीं पड़ते हम लोग। हमारे घर की बहू इन अंग्रेजी रीति रिवाज को नहीं, हमारे पुराने रीति रिवाजों को मानेगी। पहले कुल देवी की पूजा होगी, साल भर बाद देवी को भोग लगेगा, उसके बाद ही ये लोग अकेले शहर छोड़कर कहीं जा सकते हैं। अंग्रेजी जोड़ों की तरह शादी के अगले ही दिन हाथ में हाथ डालकर घूमने निकल जाना हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है भाई। बुआ जी अब तो नाराज हो गई, मैं तो बस भाभी से मजाक कर रही थी। अरे काहे का मजाक? आजकल तो सबकी आंखों की शर्म ही खत्म हो गई है। एक हमारा समय था, शादी से पहले मजाल है जो ऐसी कोई बात हमारी जुबान पर भी आ जाए। लेकिन आजकल के बच्चे तो बिल्कुल बेशर्म हो गए। पंडित ने 8वां वचन दिलवाया था क्या कि हनीमून नहीं गए तो शादी अधूरी रह जाएगी। शिमला को नाराज होते देख शिप्रा तो सर पर पांव रखकर वहां से 9-2-11 हो जाती है। लेकिन सास की बात सुनकर बहू नताशा के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई थी। सुनिए रवि, ये शिप्रा की बात सुनकर माँ जी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही थी? उसने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कहा था? माँ जी तो ऐसे उखड़ गई जैसे न जाने कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया उसने। अरे शादी हुई हमारी, हनीमून पर तो जाएंगी ही ना, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या बात थी? और वो कुल देवी पूजा वो सब क्या था? अरे नहीं, तुम मेरी मम्मी को गलत समझ रही हो।
वो बाकी टिपिकल सासों की तरह नहीं है कि बिना बात बहू को परेशान करे। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ कह रही है तो जरूर उसके पीछे कुछ न कुछ ठोस वजह होगी। आई थिंक हमें मम्मी की बात को सुनना चाहिए और थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, वो हमारे भले के लिए होता है। ये कैसी बात कर रहे हो रवि? हम आज के जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं, तुम इन सब बातों में यकीन करते हो? और शादी से पहले तो ऐसी कोई बात डिस्कस ही नहीं हुई थी। कमाल करती हो यार। अब लड़की देखने जाएंगे तो हनीमून के प्लान भी डिस्कस करेंगे क्या? अपने अपने खानदानी रीति रिवाज की बात होती है। और अगर माँ कह रही है कि कुलदेवी की पूजा से पहले हमारा अकेले कहीं बाहर जाना सेफ नहीं होगा, तो हमारे भले के लिए कह रही है। अरे उनसे ज्यादा हमारे अच्छे बुरे के बारे में और कौन सोच सकता है। पति को एक सुर में अपनी माँ की बात का समर्थन करते देख अब तो बहू नताशा के पास कोई और चारा ही नहीं बचा था। उसे समझ में आ गया था कि सासू माँ का बच्चा अभी तक मम्मी की उंगली छोड़ नहीं पाया है। समय बीत रहा था। नताशा और रवि की शादी को पूरा 1 महीना बीत गया था, लेकिन अभी तक न तो शिमला ने उन्हें कुलदेवी के दर्शन कराए थे, न ही माता को भोग लगवाया था। नताशा अपनी ननद मालती से पूछती है, मालती दीदी एक बात पूछनी थी, ये हमारे यहाँ की कुलदेवी का मंदिर कहाँ है और उनकी पूजा के लिए कुछ स्पेशल नियम या समय होता है क्या? क्यों भाभी, क्या हुआ? आप बड़ी पूछताछ कर रही हो? अरे नहीं, वो हमारी शादी के बाद माँ जी ने कहा था ना कुलदेवी की पूजा होती है, बस इसीलिए पूछा। नताशा को मालती से पूछताछ करते देख शिमला वहां आ धमकती है। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती कि रवि के साथ बाहर जाकर घूमने की आग लगी पड़ी है? अरे भाई, आजकल की बहुओं ने तो बेशर्मी में बेटों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा है बहू, बहुत कर लिया तुमने मेहमान बनकर आराम, और हमने बहुत सत्कार कर दिया तुम्हारा। पूरा पूरा दिन खाली रहती है ना, इसीलिए सब फालतू बातें दिमाग में चलती है तुम्हारे। अरे घर के बड़े हैं हम, अब कौन से देवी देवता की पूजा अर्चना होनी है वो हम संभालेंगे। तुम अब कल से घर की जिम्मेदारियां संभालो। ठीक कहती हो मम्मी। भाभी की शादी को 1 महीना हो गया, अभी तक पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं सौंपी आपने उनके ऊपर। एक मेरी सास थी, शादी के चौथे दिन ही पूरा घर मुझे सौंप दिया था। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। माई के आने से पहले भी मेरी सांस फूलने लगती है, ये घूमने वूमने के तो ख्याल ही नहीं आते। अब संस्कारों की बात होती है ना बेटा, हमने तो बचपन से यही सिखाकर बड़ा किया कि शादी का मतलब कोई घूमना फिरना, ऐश और आजादी नहीं है। शादी तो जिम्मेदारी और बंधन का नाम है। जो इस जिम्मेदारी को मन से निभा ले, समझो उसकी शादी सफल हो गई। इन हनीमून के चौचलों से कुछ नहीं होता। मम्मी मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, चाय पियोगी? अब सोच रही हूँ 1 कप चाय बना लेती हूँ। अरे इतने साल बहुत बना ली तूने चाय बेटा, और सबको पिला दी। आज से ये जिम्मेदारी बहू के पास है। आराम से बैठ तू, बहू चाय नाश्ता बना कर ले आएगी। बड़ी चालाकी से शिमला ने आज फिर बहू नताशा की हनीमून वाली बात को ऐसे घुमाया था कि बात घूम फिरकर नताशा के संस्कारों पर आ गई थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन सास शिमला को न उन्हें कुलदेवी के दर्शन को ले जाना था और न वो ले गई। 1 साल बीतने को आया था। सुनो ना रवि, क्यों ना अपनी शादी की सालगिरह पर हम लोग कहीं घूमने जाए? पूरा साल बीत गया, मेरी सहेलियां भी पूछती रहती, इतना अच्छा पैकेज है रवि का, उसके बाद भी शादी के बाद तुझे कहीं घूमने नहीं ले गया। तुम ही बताओ क्या जवाब दो अपनी सहेलियों को। खैर जो बीत गया सो बीत गया, अपनी एनिवर्सरी पर तो कहीं जा सकते ना हम। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। नताशा आज बहुत खुश थी। 4 दिन में उनकी शादी की सालगिरह थी। पिछली बातों को भूलकर वो गुनगुनाते हुए कमरे में अपना बेड लगा रही थी। क्या बात है भाभी, आज बड़ा गुनगुना रही हो? कुछ खास बात है क्या? अरे कुछ नहीं, वो हमारी शादी की सालगिरह आ रही ना, तो बस वही सोच रही थी। सोच रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए मनाली चले जाते हैं। मनाली जाने की बात सुनकर मालती सारी बात अपनी माँ को बता देती है। रवि बेटा आ गया तू ऑफिस से? तेरा इंतजार कर रही थी बेटा। तुम लोगों की शादी की सालगिरह है ना, तो मैं आज सोच रही हूँ रामायण पाठ रखवा लेते हैं। भगवान का आशीर्वाद लेकर सालगिरह मनाओगे तो सब अच्छा होगा उनकी कृपा से। अरे मम्मी, लेकिन मैंने तो। अरे अब भगवान का आशीर्वाद लेना है, इसमें क्या लेकिन किंतु परंतु करना है? मैंने कह दिया तो कह दिया। और हाँ, कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया है, बहू को कहना सब तैयारी कर ले। अरे अपनी मालती से सीख। याद है अपनी शादी की सालगिरह कैसे मनाई थी उसने? जागरण रखवाया था, सब भक्ति में डूब कर खूब आशीर्वाद देकर गए थे दोनों को। मालती का तीर इस बार भी निशाने पर लग गया था। उसने बहाना ही ऐसा बनाया था कि रवि और नताशा चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाए थे। सुनो ना रवि, शादी को लंबा वक्त बीत गया है, क्या हम कभी कहीं घूमने नहीं जाएंगे? देखो घर की जिम्मेदारी और काम से मैं जी नहीं चुरा रही हूँ, लेकिन मैं भी तो चाहती हूँ ना कि हम दोनों अकेले में कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिताएं।
जहाँ घर के काम, रसोई और बाकी लोगों की जिम्मेदारी का बर्डन ना हो। अरे अभी तो वैसे सच में काफी टाइम हो गया है। पता नहीं मम्मी क्या कर रही है, पूजा क्यों नहीं करवा रही है। अब बार बार उनसे पूछना भी अच्छा नहीं लगता। जो भी रिवाज थे पहले साल के लिए ही तो थे, अभी तो 2 साल होने आ रहे हैं। अब तो हम जा ही सकते हैं ना। अब नहीं तो क्या अपने बच्चों के साथ हनीमून पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, मैं टिकट करवा रहा हूँ, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सच हम लोग झारखंड से बाहर जा पाएंगे ये सोचकर इतनी खुशी हो रही है। मुझे तो लग रहा था मुझे किसी तरह काला पानी की सजा दे दी है। मम्मी जी हमें साथ में कहीं बाहर जाने ही नहीं देती। रवि ने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए थे और बिना किसी को बताई शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई थी। अरे बहू, आजकल तेरे पार्सल बहुत आ रहे हैं, क्या बात है? कुछ खुशखबरी है क्या? किसके लिए इतनी शॉपिंग हो रही है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने लिए ही शॉपिंग कर रही हूँ। अच्छा देखो तो जरा। इतना कहकर शिमला ने बहू के हाथ से पैकेट लिया और खोलकर देखने लगी। है ये क्या है? ये तो पहनेगी? ऐसे कपड़े पहनती है क्या? खानदानी परिवार की बहू है? माँ जी ये तो मैंने घूमने के लिए खरीदा है, यहाँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ, आप चिंता मत करिए। अच्छा तो ये बात है। अगले दिन सुबह हाय मर गई रे, हाय मेरा सर। क्या हुआ माँ? लग रहा है बीपी हाई हो गया, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, लग रहा है मैं नहीं बचूंगी बेटा। क्या बोल रही हो माँ? मालती को बुला ले, कह दे मम्मी की हालत खराब है, मिल जाए एक बार। छोड़िए, कैंसिल कर दीजिए, माँ को ऐसी हालत में छोड़कर कहाँ जाएंगे। ठीक है। माँ क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम लोग मम्मी का ख्याल नहीं रखते क्या? ऐसे कैसे इतनी हालत खराब हो गई? मम्मी आप चलो मेरे साथ, मैं आपकी सेवा करूंगी। अरे नहीं, मैं मम्मी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, वो यहाँ ही ठीक है। नताशा है ना, रखेगी उनका ख्याल। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है अस्पताल जाने की, मुझे अंधेरा लग रहा है, बस आराम करने दो। हाय हाय। माँ जी जाना तो पड़ेगा आपको, डॉक्टर से चेकअप तो जरूरी है ना। बहू क्यों इतनी तेज आवाज में बोल रही है तू? जा बाहर जाकर बैठ, तेरी तो शक्ल देखकर ही मेरा बीपी बढ़ रहा है। बोल रही हूँ ना, मुझसे नहीं जाया जा रहा है, मुझे मरना है तो अपने ही घर में मर जाऊंगी। तभी रवि के पास चाची जी का फोन आता है। बेटा वो नम्रता और अनुज आएंगी, आज रात तुम्हारे यहाँ रुकेंगे, कल सुबह की उनकी फ्लाइट है, गोवा जा रहे हैं हनीमून के लिए, थोड़ा देख लेना। हाँ अरे चाची जी, लेकिन उनकी तो अभी महीने भर पहले ही शादी हुई है ना। हाँ तो कुलदेवी नाराज नहीं होंगी? अरे बेटा क्या बोल रहे हो, कौन सी कुलदेवी? कुछ नहीं चाची, मैं समझ गया, आप भेज दो, उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह की हमारी भी फ्लाइट है, हम भी हनीमून पर जा रहे हैं। अरे लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, माँ जी की ऐसी हालत है। कोई बात नहीं, शायद हमारे भाग्य में ही नहीं है, भगवान चाहता ही नहीं कि हम साथ में कहीं घूमने जाए। भगवान नहीं, कोई और ही है जो हमें जाने नहीं देना चाहता। अब सब समझ में आ रहा है। आज तक जो भी हुआ वो सब माँ ने सोच समझ कर किया। वो चाहती ही नहीं कि हम बाहर जाए, इसलिए कभी कुल देवी, कभी पूजा, कभी रामायण पाठ, कभी बीमारी का बहाना बनाती रही। बस अब बहुत हुआ, अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों किया ये सब। रवि रहने दो ना, अच्छा लगता है कि इस बात के लिए हम उनसे सवाल जवाब करें। जो बीत गया सो बीत गया, खत्म करो। नहीं, ऐसे खत्म नहीं होगा। पहले मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तुम तैयार रहो, हम सुबह 6 बजे निकलेंगे। अगली सुबह। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? देखो तो बेशर्मी, माँ की हालत खराब है और इन्हें जाने की पड़ी है। हद है भाई। अरे जाओ जाओ, आखिरी बार मेरा मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा, पाप लगेगा देखना। कलयुग के बेटे, माँ बाप से ज्यादा बीवी प्यारी हो गई। माँ तुम भी ना खामखा की चिंता करती हो। तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तुम भी जा रही हो मालती के घर। क्या? लेकिन क्यों? अरे आपकी लाडली बेटी है ही सर्वगुण संपन्न, उसके साथ रहेंगी, उसका चेहरा देखेगी, उसकी सेवा सत्कार से देखना कैसे आप भली चंगी हो जाती हो। अरे पर जब घर में बहू है तो वो क्यों करेगी मेरी सेवा? अरे माँ, साल के 365 में से 165 दिन आपकी बेटी मायके में बिताती है और नताशा से सेवा करवाती है। अगर 5-7 दिन आपकी सेवा भी कर लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। और वैसे भी क्या बोल रही थी कि हम आपकी अच्छे से सेवा नहीं करते हैं, इसलिए वो आपकी सेवा करेगी। तो मैंने सोचा है उसे मौका देते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मालती सुन, तुझे पता तो है ना माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। जाते हुए रास्ते में माँ को तुम्हारे यहाँ छोड़ देंगे। तुम्हारी इच्छा थी ना उनकी सेवा करने की, तो तुम हफ्ता 10 दिन खूब मन लगाकर उनकी सेवा कर लेना, तुम्हारे अरमान भी पूरे हो जाएंगे।
अरे भैया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि सेवा तो मैं कर देती, लेकिन वो क्या है ना, अभी मेरी सास की भी तबीयत खराब चल रही है। अब ऐसे में मम्मी भी यहाँ आ जाएंगी तो परेशान हो जाएगी, मैं उनका उतना ख्याल नहीं रख पाऊंगी ना। अच्छा भैया, मैं बाद में फोन करती हूँ, मेरी सासू माँ बुला रही हूँ। हाँ माँ जी आई। अरे मम्मी, देखा, सारी उम्र बीत गई आपकी मालती की तारीफ करते हुए। देख लो, साफ इनकार कर दिया उसने तुम्हारी देखभाल करने से। अरे आग लगे ऐसी सेवा को, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। हट्टी कट्टी भली चंगी हूं मैं। जाओ, तुम्हें जहां जाना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। शिमला को समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल गलने वालों में से नहीं है, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपना काम करने लगती है। और इस तरह तमाम मुश्किलों के बाद शादी के 3 साल बाद फाइनली रवि और नताशा अपने हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और वहां जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं। जसलीन एक खूबसूरत मॉडल है। उसकी सुंदरता का चर्चा इस कदर है कि वो जहाँ जाती है उसकी तारीफ उससे पहले वहां पहुंच जाती है। जसलीन 4 साल से गौरव के साथ रिलेशनशिप में है। गौरव एक बिजनेसमैन है और जसलीन से शादी करना चाहता है। एक दिन गौरव ने जसलीन को मिलने बुलाया। जसलीन, तुम तो इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हारे पास मुझे मिलने का भी टाइम नहीं होता। आपको पता है ना गौरव, मैं शूट में बिजी रहती हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। वैसे आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी ना? जसलीन, मेरे घर वाले मुझसे 2 साल से शादी के लिए बोल रहे हैं और मैं उन्हें बार बार टाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें और मना नहीं कर सकता। तुम जसलीन गौरव की बात काटते हुए कहती है, क्या गौरव, आपने फिर से शादी का राग आलापना शुरू कर दिया? हमारी इस बारे में पहले बात हो चुकी है ना। मेरा करियर पीक पर है, मुझे बहुत सारी कंपनी के मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। मैं शादी करके किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। जसलीन, किसने कहा कि शादी के बाद करियर बर्बाद हो जाता है? मैं तुम्हारे लिए जो बेस्ट होगा वो करूंगा, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मेरी परेशानी समझने की कोशिश करो। मेरी माँ ने लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया है, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज जसलीन, शादी के लिए हाँ कर दो। गौरव के बार बार समझाने पर जसलीन ने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन जसलीन की सास सुमित्रा देवी ने अपने बेटे और बहू से कहा, तुम दोनों की शादी की सभी रस्में अच्छी तरह से निपट गई और तुम दोनों अपने अपने कामों में दोबारा व्यस्त हो गए, लेकिन मैं दिन भर अकेली रहती हूँ, इसलिए तुम दोनों मुझे एक पोता दे दो ताकि मेरा भी दिल लगा रहे। अपनी सास के मुंह से बच्चे की बात सुनकर जसलीन गुस्से से तमतमा उठी और बोली, माँ जी, कैसी बात कर रही हो? बच्चा अभी से? ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्या हुआ जसलीन, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? माँ ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? देखो गौरव, तुम्हारे कहने से मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन बच्चों के झंझट में मैं नहीं पड़ने वाली। मैं एक मॉडल हूँ, बच्चों के चक्कर में आकर अपना फिगर खराब नहीं करना है मुझे। ये कहकर जसलीन गुस्से से वहां से चली गई। बेटा, तू ही समझा अपनी पत्नी को, आज नहीं तो कल तो बच्चा करना ही है ना। तुम दोनों की उम्र बढ़ती जा रही है और अधिक समय हो गया तो बच्चे होने में भी बहुत दिक्कत होगी। समझ रहा है ना बेटा मेरी बात? हम, आप चिंता मत करो। वो आपने अचानक उससे बच्चे की बात की ना, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। मैं उसे समझाऊंगा। आपकी बहू बहुत समझदार है, आप चिंता ना करो। गौरव ने माँ को तो समझा दिया, लेकिन खुद चिंता करने लगा कि जसलीन को कैसे समझाएगा। वो शादी के लिए इतनी मुश्किल से मानी थी, अब बच्चे के लिए। एक दिन मौका पाकर गौरव ने फिर से जसलीन से बात करने की कोशिश की। जसलीन, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? अगर मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू माय लव, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता दूंगी। वैसे सब कुछ ना बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो अब ये बताओ, तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? अरे बच्चे के बारे में। और किस बारे में? गौरव, आप दोबारा वही बात क्यों कर रहे हो? मैं इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन जसलीन, आज नहीं तो कल हमें बच्चा करना ही है ना। जितना लेट करेंगे उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी। गौरव, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी मुझे बहुत काम मिल रहा है। बच्चा होने के बाद मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और फिगर खराब होने का मतलब है करियर खराब।
बच्चा होने के बाद तुम दोबारा मॉडलिंग शुरू कर देना। और वैसे भी अब तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें जो चाहिए मुझसे बोलो, मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करूँगा। बच्चा होने के बाद कौन मुझे काम देगा? एक मॉडल के लिए उसकी शारीरिक खूबसूरती कितनी अहम है, ये बात आप जानते हो ना, फिर भी ये सब बोल रहे हो। और मुझे पता है आप मेरी सारी डिमांड पूरी कर सकते हो, लेकिन मॉडलिंग करना मेरा शौक है, मेरा सपना है। लेकिन जसलीन, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आपने शादी के लिए मुझे फोर्स किया तो मैंने शादी कर ली। अब बच्चे के लिए फोर्स कर रहे हो, लेकिन मैं बच्चे के लिए अपना करियर खराब नहीं करना चाहती। प्लीज़ इस बारे में आप आगे कोई बात नहीं करेंगे, और अपनी माँ से भी बोल दें कि वो मुझसे इस बारे में कोई बात ना करे। जसलीन ने गौरव और अपनी सास की कोई बात नहीं मानी। वो अपना मॉडलिंग करियर बनाने में लग गई और गौरव अपना बिजनेस बढ़ाने में। सुमित्रा अपना अकेलापन दूर करने के लिए समाज सेवा करने लगी। उसने अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाया और अपना सारा समय उन अनाथ बेसहारा बच्चों के साथ बिताने लगी। इसी तरह कई साल बीत गए। अब जसलीन एक सुपर मॉडल बन चुकी थी। जसलीन, अब तो तुम खुश हो ना? तुमने बचपन से जो सपना देखा वो पूरा कर लिया। अब तुम एक कामयाब मॉडल बन चुकी हो। अब तुम्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिल चुकी है। हाँ गौरव, और इस कामयाबी में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। गौरव, मैं सोच रही हूँ कि अब हमें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। जसलीन की बात सुनकर गौरव हैरान होकर बोला, चलो, देर आए दुरुस्त आए। इस तरह कई साल और बीत गए, लेकिन उन्हें बच्चा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को दिखाने के बाद भी जसलीन की गोद खाली ही रह गई। उसे इस बात का एहसास हो गया कि जो भी हुआ है वो उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। जसलीन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। उसने अपनी सास और पति से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ जी, गौरव, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने मॉडलिंग करियर को लेकर इतनी पागल हो गई थी कि मैंने अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। आप दोनों ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने आपकी बात समझने की कोशिश नहीं की। अरे अब रोने से क्या फ़ायदा बहू? पहले तो तुमने हमारी बात नहीं मानी, और अब जब तुम्हें अकल आई तो बहुत देर हो चुकी है। जो अपने घर के बड़ों की बात नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही होता है। अब पछताने से क्या होगा? चुप हो जाओ माँ, वो बेचारी पहले ही इतना परेशान है, ऊपर से आप उसे ताने सुना रही हो। अब माफ़ कर दो उसे। इसे माफ़ कर दूँ? इसकी वजह से हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और तू इसे माफ़ करने की बात कर रहा है। कितना मनहूस दिन था जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई थी। बस करो माँ, जसलीन से नादानी से गलती हो गई है, लेकिन इसने कभी ऐसा नहीं चाहता कि हम हमेशा बेऔलाद रहें, और सबको अपना करियर बनाने का हक होता है माँ। गौरव की बात सुनकर जसलीन रोने लगी। गौरव, मुझे माफ कर दो। जिंदगी के सफर में तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकी। हमेशा अपने करियर को ही अहमियत दी। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। जसलीन को इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि उसने अपनी सास और पति की बात नहीं मानी। अब जसलीन उसी अनाथ आश्रम के अंदर जा रही है जो उसकी सास सुमित्रा देवी ने बनवाया है। गौरव बाहर खड़ा होकर उसे अंदर जाता हुआ देख रहा है। जसलीन के हाथ में कुछ पैकेट है जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, किताबें और खाने की चीजें हैं। जसलीन की आंखों में पश्चाताप के आंसू के साथ गहरी खामोशी है। हाँ, सास तो एक ही होती है, लेकिन बहू कौन सा 10 होती है? वो भी तो एक ही होती है ना। तो मेरी किस्मत में 2 क्यों है? और कौन सा सामान मुझे तो नहीं दिख रहा। माँ जी, आप भी ना सुबह सुबह ये कौन सी बात लेकर बैठ गई? छोड़िए ना ये सब। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी कि कल इनके साथ जाकर अपनी माँ के घर होकर आती हूँ। माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। अभी तक तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई? हे भगवान, ये माँओं ने अलग परेशान कर रखा है। अरे ऐसे घर में बेटी ब्याहने की क्या जरूरत थी जब पता था कि पहले से शादीशुदा है। क्या है माँ जी, राइट टू चॉइस नाम की भी कोई चीज़ होती है। और हाँ माँ जी, वो मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन आजकल फिर से बिगड़ गई है। अगर कल एक बार मिलकर आ जाऊँ तो तसल्ली मिल जाए,
और ये भी साथ चले तो माँ को अच्छा लगेगा ना। अरे तुझे जो करना है वो कर, उसे जहां ले जाना है ले जा, बस मेरे लिए एक कप चाय बना दे। अभी से पता चलेगा कि तू उसे सारा दिन के लिए ले जा रही है तो वो अलग नाटक काटेगी। अरे काटे ना माँ जी, मैं नहीं जानती कुछ। बाकी ठीक है, चाय अभी बना कर लाती हूँ। शाम को पति काम से लौटता है। हे भगवान, आज किस नाटक के लिए तैयार रहना है बता दो। वैसे 2 शादी करके मैंने बड़ी गलती कर ली है। अरे आप आ गए, कैसा रहा आज आपका ऑफिस का दिन? बहुत अच्छा, तुम सुनाओ। वैसे शांति बड़ी है, आज लगता है ऊपर वाले ने सुन ली। अच्छा आप ऐसा कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर याद है ना, आज रात हमें बात करनी है कि कैसे मेरा बिजनेस शुरू करना है। हाँ आपने वादा किया था, आज का भूले तो नहीं ना? अरे अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई भूलने की बात है। अरे मेरी रानी हो तुम तो। पति खाना खाकर सोने ही जा रहा था, इतने में रिया आ जाती है। अरे तुम वहां कहाँ जा रहे हो सोने के लिए? तुमको आज मेरे कमरे में सोना है, चलो चुपचाप। न जाने डायन कौन सा काला जादू कर देती है तुम्हारे ऊपर, जो तुम रोज गधी की तरह उसके कमरे में घुसे चले जाती हो। तुम्हारे कमरे में क्यों? वैसे भी ना आज रात कुछ खास डिस्कशन है, ना हो तो तुम भी अपना बिस्तर यहीं लगा ले, क्यों जी? कल आपने ही मुझे बोला था ना कि आज मेरे कमरे में इनको आराम करने दो, कल तुम्हारे कमरे में कर लेंगे, याद है ना? इसीलिए। रिया पति को अपने कमरे में ले जाती है, जिसे देखकर गरिमा को गुस्सा आता है। आज तुझे जितना चिढ़ाना है चिढ़ा ले, कल देखना, कल का पूरा दिन मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा। तुझको तो उनकी शक्ल तक देखने का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन पति और गरिमा मायके जाने ही वाले होते हैं कि रिया का तमाशा शुरू हो जाता है। माँ जी, दीदी अकेले भी तो जा सकती है ना, रोहित को इनके साथ जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी एक संडे होता है, उसमें भी ये दीदी के साथ निकल जाते हैं। मुझे कितना बुरा लगता है, कोई बात भी नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? और मेरी माँ बीमार है, उनको अपने दामाद को मिलने का बड़ा मन है, और कौन सा हर संडे मैं ले जाती हूँ? पिछले संडे तो तेरे साथ थे। अरे बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं? हाँ सही सही, क्या क्या बोलना है? अरे बस कीजिए आप, मैं जानती हूँ माँ से मिलना तो एक बहाना है। आप रोहित को मेरे से दूर करना चाहती हो। आप इनको अपने साथ इसलिए ले जा रही हो ताकि आप इनके साथ आराम से टाइम बिता सको। अरे तुम जब ले जाओ वो ठीक, और आज मैं ले जा रही हूँ तो अकेले में टाइम बिताना वगैरह वगैरह। अरे बस करो तुम दोनों, जा अब देखो लड़ती रहती हो। क्यों रोहित, तूने ये 2 बीवी लाकर अपनी जवानी संभाली और मेरा बुढ़ापा खत्म कर दिया। काहे की जवानी माँ, देख तो रही हो मेरा हाल, इससे अच्छा था कि मैं कमारा ही रहता। अरे तुम दोनों को लड़ना ही है तो मैं इससे बढ़िया ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, संडे के एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। पति ऑफिस चला जाता है। रिया की बच्ची, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ सच कहा, आप भी तो ऐसा ही करती हो। अरे अच्छा है ना, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा शॉपिंग। दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाती हैं। ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है और दोनों की लड़ाई के बीच पति पीसता रहता है। लेकिन एक दिन, तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ। कभी कभी तो लगता है मैं ऑफिस से घर ही क्यों आता हूँ, ये झगड़े देखने के लिए। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझ पर भी क्यों चिल्ला रहे हैं? तो और क्या करूं, तुम दोनों ने पागल कर दिया है मुझे। कभी उसके पास कभी इसके पास, तुम दोनों आपस में मिलकर अपनी परेशानियां सुलझा क्यों नहीं लेती? मुझे बीच में घसीटना जरूरी है क्या? लड़ाई भी तो तुम्हारे लिए हो रही है ना। और भला कोई बीवी अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखने पर खुश रहेगी क्या? हम लोगों की क्या गलती है? अब 2 शादी की है तो परिणाम तो भुगतना ही होगा ना। आपने दूसरी औरत किसको बोला? दूसरी औरत मैं नहीं, आप हो। अच्छा, मेरी शादी पहले हो गई थी, मेरे पति को तुमने फंसाया है। हाँ हाँ, दूसरी शादी में दहेज और पैसा देखकर तुमने ही हाँ कहा था कि कर लो शादी। क्यों? तब नहीं दूसरी तीसरी का ख्याल आया? तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। तुम दोनों खुद ही से तो शादी के लिए मानी थी ना, तो अब ये लड़ाई क्यों? शादी के वक्त तो खूब बोला था, अब करवा दीजिए शादी, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तो अब क्या हो गया तुम दोनों को? माँ, ये वक्त दोनों के साथ बहस करने का नहीं है।
आप बस उपाय बताइए इस परेशानी का, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसका तो बस एक ही उपाय है बेटा, वो है बंटवारा। क्या मतलब? तुम 15 दिन अपनी एक पत्नी के साथ रहोगे और 15 दिन दूसरे के साथ। बोलो मंजूर है तुम्हें? इन 15 दिनों में एक पत्नी दूसरे की जिंदगी में बिल्कुल दखल नहीं देगी और दूसरी पहली की जिंदगी में। हाँ माँ, मुझे मंजूर है। और तुम दोनों को? अगर तुम दोनों को मंजूर ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरा बेटा तुम दोनों में से किसी के भी साथ ना रहे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मंजूर है। और या तुम्हें? मुझे भी मंजूर है। ऐसे सास दोनों बहुओं में पति का बंटवारा कर देती है ताकि सभी शांति से रह सके।